चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितनी होती है। दो कंडीशंस पढ़नी थी, मैंने बताया था, एक एक्सियल पोजीशन और दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहली कंडीशन क्या होगी? एक्सियल पोजीशन। तो फाइंड, आज हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें भी फर्स्ट टॉपिक पढ़ना क्या है? एट एन एक्सियल पोजीशन, एट एन एक्सियल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले एक डाइपोल होना चाहिए हमारे पास। डाइपोल में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज Q और पॉजिटिव चार्ज Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L। कैलकुलेशन में 2L इसलिए लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, अदरवाइज आप L भी ले सकते हैं। L लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। हम मान लेते हैं कि इसके डाइपोल के मिड पॉइंट से जिसे हम डाइपोल का ओरिजिन भी कहते हैं। तो डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बेटा इतना समझ में आ गया? अभी तक मैंने जो लिखा, क्या लिखा हुआ है कि एक डाइपोल है, एक डाइपोल की लेंथ 2L है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये हम कैलकुलेट करना पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में। तो देखिए, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इस प्लस Q की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लें और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट P पर जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें मिल जाएगी। भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही तो पढ़ा था हमने। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही तो पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे हों, n नंबर ऑफ चार्जेस हो, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो हर एक पॉइंट की वजह से, उस पॉइंट पर हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए, फिर सबका वेक्टर सम कर लीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यही तो पढ़ा था बेटा हम लोगों ने सुपरपोजिशन पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। तो बस उसी को अब अप्लाई करेंगे, ठीक है? उसी को अब अप्लाई करेंगे। तो इस माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी और डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। मान लो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 रख दिया, विच इज पॉजिटिव। हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया पॉजिटिव Q0। अब इस टेस्ट चार्ज को देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? बोलिए। अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी उसकी? इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगी, किसकी वजह से? माइनस Q चार्ज की वजह से। तो लिखेंगे क्या? फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो लिखेंगे E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो R थी, लेकिन हमने चार्ज यहाँ Q माना था, तो Q से यहां तक की P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये R है और इसकी हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी, तो R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगी इस पूरे की। बात समझ में आई बेटा? अब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कितनी है? E2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। भाई देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये r है और इतनी l है, l माइनस कर दिया, बच गया r माइनस एल। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी बेटा। देखो जो E2 होगा वो बाहर की तरफ जाएगा और E1 जो होगा वो अंदर की तरफ आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है कोई? कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अगर हमें यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो बताइए बेटा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 होगा या E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, क्या करना पड़ेगा बताइए? बताइए बताइए जल्दी बताइए। E1 प्लस E2 क्यों करना पड़ेगा बेटा? देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस डायरेक्शन में E1 है और इस डायरेक्शन में E2 है, तो दोनों को प्लस तो कर नहीं सकते, वेक्टर सम करेंगे ना, तो वेक्टर सम में डायरेक्शन देखनी होती है। तो वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन देखा हमने, डायरेक्शन देखा तो एक पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस हम कर नहीं सकते, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब कंडीशन ये आती है कि किस में से किसको माइनस करें, E1 में से E2 को या E2 में से E1 को। E2 क्यों बेटा, E2 माइनस E1 क्यों करेंगे बताइए? वेरी गुड, E2 जो है वो E1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस डिस्टेंस कम होने की वजह से E2 की वैल्यू बढ़ जाएगी और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से E1 की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैलकुलेट करें तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन है ना, देखो 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो Q भी कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, E2 में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो 1/4πε0 Q, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाय r माइनस एल, r प्लस एल और इसका पूरे का होल स्क्वायर। 1/4πε0 Q, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें किसी को समस्या अभी तक? जितना मैंने लिखा है इतना सबको कैलकुलेशन समझ में आ गया है? अब इफ, क्योंकि L जो है वो बहुत छोटा होता है, अगर L R से बहुत छोटा है तो जो L स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4πε0 Q, यहाँ पर बचेगा 4rl डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4, 4rl डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4। इतना सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसके आगे समझाएं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए इतना सब लोग। सभी ने ले लिया? हाँ बेटा, हाँ कैंसिल करेंगे बेटा, कैंसिल कर रहे हैं, थोड़ा सा रुको तो। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बेटा, नहीं वो आर के कंपैरिजन में हमें आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करना था, इस आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी वो आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला बनेगा, भी देखना, रफ करें इसको। चलिए आगे देखिए, तो यहां से देखिए एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q, यहाँ पर बचेगा 4l और डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो
E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। हम लिख रहे हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2QL/R³ और कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या था 2QL। तो देखो ये 2QL जो है, 2QL जो है वो फॉर्मूले में बदल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे बन जाएगा 2P/R³। ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लो तो फिर इक्वेटोरियल पोजीशन बढ़ाया जाए। हो गया सभी का, इरेज करें। चलिए एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, अब पढ़ते हैं क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, EQUA है पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब कल हमने बताया था, कल पढ़ा था हम लोगों ने। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो ये एक डाइपोल है मान लो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 2L डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। और इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन के किसी पॉइंट पर, मिड पॉइंट के पास करने वाली किसी पॉइंट पर, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट, इस चार्ज से, इस चार्ज Q से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट भी इस चार्ज Q से थीटा एंगल क्रिएट करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए दोनों तरफ एंगल सेम बनेगा। इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख लिया। जहां पर हमें फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हम क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो हमने एक टेस्ट चार्ज रख लिया। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, है ना, E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस साइड ऐसे। और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, E2 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी ना, बताओ। E1 की डायरेक्शन ये होगी और E2 की डायरेक्शन ये होगी ना, समझ में आया सबको। अब देखो, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे कुछ, ये एक लाइन ड्रॉ कर लें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल थीटा हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, E1 के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, E1 के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि E1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E1 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो E1 के दो कंपोनेंट होंगे ना, बोलो। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा, होगा ना। उसी तरीके से अगर ये थीटा है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल थीटा होगा। अब E2 को देखो, तो E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में E2 cos थीटा। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो, हम यहां से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं,
इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर फोर्स सॉरी इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये वाली डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बता सकता है कोई? ये डिस्टेंस क्या होगी? नहीं, ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आर है ना, ये वाली डिस्टेंस आर थी, आर डिस्टेंस पर पॉइंट था, ये डिस्टेंस आर हो गई, और ये डिस्टेंस एल हो गई, ये पर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और ये भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिक्कत किसी को? E2 निकालते हैं, E2 देखते हैं, E2 देखो, E2 क्या आएगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन, यही वैल्यू रहेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है ना, देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। अब ध्यान से देखो, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, बचेगा क्या? लेकिन E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों क्या करेंगे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल हमें हमें क्या मिलेगा? टोटल E जो मिलेगा, वो E कितना मिलेगा? तो E मिलेगा E1 प्लस E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, यही तो मिलेगा, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। इतने में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? चलो, आयुष प्रजापति कौन है? हिमांशी है क्या मेरे ख्याल से? हिमांशी बेटा म्यूट करो, नहीं मैं म्यूट कर दूंगा। चलो मैंने ही म्यूट कर दिया उसको। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? अब देखो, कोई भी चीज दो बार लिखी हो, दो बार लिखी है ना, तो ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। प्रॉब्लम इतने में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? देखो, अच्छा यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से cos थीटा की वैल्यू बताओ मुझे, cos थीटा क्या आएगा? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस एल है और हाइपोटेनस ये है, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, लिखे यहाँ पर 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतने में दिक्कत किसी को बेटा? तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, देखो यहाँ पर 2ql बन जाएगा, ऊपर ऊपर 2ql बनेगा,
तो 2QL लिख लेते हैं और नीचे क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं ना पावर 1/2। तो देखो ये बन जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर 2QL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही कंडीशन है, क्या है कंडीशन कि इफ एल जो है वो आर से बहुत छोटा है, देन एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। तो कंपेयर करने पर देखेंगे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, देखो यहां से यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो बाई 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू क्यों बचेगा बेटा, आर क्यूब बचेगा। हाँ, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। नोट करिए जल्दी से स्क्रीन, वीडियो पॉज हो गई, कहाँ पॉज हुई यार तुम लोग तो, और तो अच्छी बात है, फिर तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। रफ करें बेटा, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट लिया सबने, चलो। अब देखो एक चीज आपने देखा क्या, एक्सियल पोजीशन पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो क्या रिलेशन बन रहा है, दिखाते हैं तुमको। देखो एक्सियल पोजीशन पर हमने क्या फाइंड किया था, फॉर्मूला क्या आया था एक्सियल पोजीशन पर, हमारा फॉर्मूला आया था, यहाँ पर मैं एक्सियल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सियल लिखा हुआ है, फॉर्मूला बना था हमारा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या बना था, इक्वेटोरियल पर फॉर्मूला आया था 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। देखो यही तो फॉर्मूला बना था, है ना। यहां पर हमने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर लिखा है 2p अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पर लिखा है p अपॉन आर क्यूब, मतलब सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के हाफ होती है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, एक नंबर में डायरेक्टली पूछता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप रिलेशनशिप देखिए डायरेक्टली, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ई इक्वेटोरियल, ये है रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दोनों पर रिलेशन ये है कि ई एक्सियल जो होता है वो 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है, ठीक है बेटा। रफ करें इसको, चलो। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, अब मान लो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया जाए, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है जहां पर हम डाइपोल रख रहे हैं, और डाइपोल की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइपोल की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम डाइपोल को रख रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में या तो रिपल्स करेंगी या तो अट्रैक्ट करेंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, बोलो हाँ या ना। भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी पावर है,
ठीक है, और तुम्हें किसी शक्तिशाली इंसान के बीच में रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है तुम कुछ ना कुछ खुराफात तो करोगे ही, है ना। बर्दाश्त होगा नहीं, बर्दाश्त होगा नहीं। तो हेडिंग है हमारी टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग ये है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा वो कहानी सुनिए, टॉर्क क्यों लगेगा। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कि इस साइड से इस साइड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को ला करके रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को ला करके रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज और ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। अगर हमने एक डाइपोल ला के रख दिया है, अगर चलिए इस डाइपोल को ऐसे ना रखते हैं, थोड़ा सा इस डाइपोल को क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं, तिरछा रख देते हैं ऐसे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, एक डाइपोल ला के रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा बताओ, जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी किस साइड, किस डायरेक्शन में खींचेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को या तो इधर खींचेगी या तो इधर खींचेगी। भाई इस पॉजिटिव चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा और इस नेगेटिव चार्ज को इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। अब क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है इसलिए दोनों पर फोर्स भी सेम लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहां पर भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। बताओ हाँ या ना। अब सोचो, मान लो ये डाइपोल है, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस डाइपोल पर इतना जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में यहां पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और जितना फोर्स आप इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, खींच रहे हो, उतने ही फोर्स से इसको भी खींच रहे हो। तो क्या ये मार्कर अपनी पोजीशन से इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में भागेगा, मतलब इसकी ट्रांजिशनल मोशन नहीं होगी। क्या इसकी ट्रांजिशनल मोशन पॉसिबल है। 11th क्लास में आपको बताया गया था मोशन दो टाइप के होते हैं, या तो आप रोटेशनल मोशन कर सकते हो या तो ट्रांजिशनल मोशन कर सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है, जैसे कि बॉल में होता है। जैसे आप लोग फुटबॉल है या फिर क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है ना, स्पिन भी करती है, घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, तो दोनों मोशन होते हैं। जैसे साइकिल का पहिया है, वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, मतलब उसमें दोनों मोशन है, रोटेशनल भी है और साथ ही साथ कौन सा मोशन है, ट्रांजिशनल मोशन भी है। तो क्या इसमें ट्रांजिशनल मोशन पॉसिबल है बेटा, ट्रांजिशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। पिछले साल हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा था कि अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाए जाएंगे, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए जाएंगे, तो बॉडी क्या करती है, रोटेट करने लगती है, और उसको कहते हैं टॉर्क, उसको कहते हैं क्या, टॉर्क। ये पढ़ा था पिछले साल 11th क्लास में, ये पढ़ाया गया था। तो यहां पर भी देखो कंडीशन वही तो हो रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और क्वांटिटी में इक्वल हैं। तो क्या ये दोनों टॉर्क क्रिएट करेंगे, और ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क डाइपोल को अपनी एक्सिस पर, अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ये टॉर्क डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता था, याद आया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों फोर्स लेने की जरूरत तो है नहीं, कोई भी एक फोर्स लेते हैं, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये फोर्स और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या, देखो ये फोर्स और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी क्या, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसको हम डी मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ये डाइपोल थीटा एंगल क्रिएट करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल क्रिएट करते हुए रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और डाइपोल की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डाइपोल की बीच की डिस्टेंस होती है 12। तो डाइपोल की बीच की डिस्टेंस 12 हो गई, तो डिस्टेंस कितना मिल गया, डिस्टेंस मिल गया हमें 12 साइन थीटा, मिल गया बेटा, डिस्टेंस क्या मिल गया 12 साइन थीटा। तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकल आई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो देखो अगर ध्यान से यहां से देखो तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2QL इंटू ई साइन थीटा मिलेगा। देखो भाई 2QL एक साथ कर लिया, ई साइन थीटा को अलग कर दिया, तो 2QL क्या मिलता है बेटा, 2QL क्या मिलता है हमें, 2QL क्या देगा, P देगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और साइन थीटा जब लगता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, अरे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लगता है तो कॉस थीटा लगता है। तो क्या लगेगा P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे P क्रॉस E, यानी टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रहेगा, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है और उस डाइपोल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो PE, P क्रॉस E, या फिर आप कह सकते हो PE साइन थीटा। इज दैट क्लियर, रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस यानी पहले चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज रहा है। अब अभी तक ये सब भी इंपॉर्टेंट थे बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ये सब समझना जरूरी था, बट ये जो मैं टॉपिक अब पढ़ाऊंगा ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपके सिलेबस में, आपके कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब आप कहेंगे कल तो क्लास है नहीं, संडे है, सही बात है, लेकिन कल क्लास चलेगी, कल क्लास चलेगी, कल मैं पढ़ाऊंगा। टाइमिंग यही रहेगी, 10 बजे से ही क्लास चलेगी कल, 10 बजे से 40 मिनट की एक क्लास चलेगी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं ये क्लास रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट हो, कोर्स कंप्लीट होने की बहुत जल्दी है मुझे, क्योंकि लास्ट में फिर वही हाल होता है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर जिस हिसाब से क्लास चल रही है, 3 दिन की क्लास में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्कूल वाले जो कर रहे हैं करने दीजिए, उनका जो टाइम टेबल बन रहा है वो बनने दीजिए, हमारा टाइम टेबल जो चल रहा है वो हम भी चलाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा।